हे एवरीवन। आज के सेशन में हम जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर 2 सॉल्व करने वाले हैं। साइकोलॉजी का पेपर 1 ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिया है। आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप चाहें तो जाके वो सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें ना मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं। यूजुअली हमको हाई और मतलब लो लेवल का देखने मिलता है, बट यहाँ पे हमको तीनों कैटेगरीज के क्वेश्चन इक्वल नंबर पे मिले हैं। सम आर रियली डिफिकल्ट, सम आर रियली इजी एंड सम आर मॉडरेट। तो इस क्वेश्चन पेपर में 150 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपके बहुत अच्छी प्रिपरेशन जो है वो किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं उसमें हेल्पफुल होगी। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 कह रहा है विच स्टेटमेंट इज मोस्ट करेक्ट फॉर बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। बाइपोलर हमें पता है बाइपोलर डिसऑर्डर कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होता है बाइपोलर 1 और एक होता है बाइपोलर 2। ऑप्शन लास्ट वाला क्या है, व्हेन द पर्सन इज हैविंग फुल ब्लोन मैनिक एंड मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। किस में होता है ये? तो बाइपोलर 1 में होता है ना। बाइपोलर 1 में क्या होगा, फुल ब्लोन मैनिक एपिसोड आएगा, मैनिया जिसको हम कहते हैं, और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड भी होगा। देन ऑप्शन 3 है व्हेन द पर्सन इज हैविंग डिप्रेस्ड मूड इन मोस्ट ऑफ द डेज फॉर एटलीस्ट 2 years, 2 साल तक डिप्रेशन रहना। डिप्रेशन मतलब डिप्रेस मूड रहना। ये तो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, उसकी डेफिनेशन है, तो ये भी नहीं होगा। Then there is this option which says that there is a repeated experience of hypomanic symptoms for at least 2 years। यहाँ पे हाइपोमेनिया है 2 साल तक के लिए, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक जो चलता है उसको हम साइक्लोथाइमिया में रखते हैं। दिस इज नॉट बाइपोलर डिसऑर्डर। देन ऑप्शन 1 है व्हेन द पर्सन डज नॉट एक्सपीरियंस फुल ब्लोन मैनिक एपिसोड। हाँ, ये जो है ये बाइपोलर 1 का सिम्टम है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, हाइपोमेनिया जो होता है इसका मेन फीचर होता है। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग है। डिल्यूशन को कह रहे हैं क्या होगा, हेलुसिनेशन क्या होगा, देन एलॉजिया एंड कैटाटोनिया। तो डिल्यूजन में क्या होता है, कंटेंट ऑफ थॉट ही तो होगा, हमारे थॉट प्रोसेस में दिक्कत हो जाती है। डिल्यूजन का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ। ठीक है, मतलब आप कितना भी इनको बता दे कि कोई आपका पीछा नहीं कर रहा है, नो वन इज टॉकिंग यू, पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम जो है वो बहुत रिजिड हो जाता है, बहुत ज़्यादा फिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो यही हो जाएगा। एक ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है तो वो तो 4 ही जाना चाहिए। फिर भी बाकी देख लेते हैं। हैल्यूसिनेशन, हैल्यूसिनेशन का मतलब सेंसरी एक्सपीरियंस ही तो होगा। हैल्यूसिनेशन में क्या होता है, कुछ भी चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है पर उसके बाद भी हमको सेंसरी एक्सपीरियंस होता है कि वो चीज़ प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पे बी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। एलॉजिया में क्या होता है, हमारी स्पीच जो होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, हम बहुत कम बोलने लगते हैं या बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती है हमारी वो वाली एक्टिविटी। ठीक है, कैटाटोनिया में हमको पता है प्रोनाउंस्ड मोटर साइंस होते हैं, अच्छे से हमको समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ करना चाह रहे हैं, स्टूपर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट फोकस ऑन इंटरपर्सनल पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। अल्फ्रेड एडलर ने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की बात की थी क्या? हाँ, उन्होंने बोला था कि जो भी हमको प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वजह से होती है, तो ठीक है। एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल स्टेजेस की बात करी है, जिसमें हमारी जो भी डेवलपमेंट होती है वो किससे फ़र्क पड़ता है, उसमें किससे चेंजेस आते हैं, लोगों से, है ना। हम सोशली कैसा ग्रो कर रहे हैं, कैसे डेवलप कर रहे हैं, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो ये भी इन्होंने भी बोला है। देन सुलिवान की तो जो थ्योरी है उसका ही नाम क्या है, इंटरपर्सनल थ्योरी, तो इन्होंने तो उसकी बात की ही है। तो किसने बात नहीं की है, सिगमंड फ्रॉइड ने नहीं की है। उन्होंने इंटरपर्सनल पे फोकस ना करके इंट्रा पर्सनल, इंसान का खुद के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो चीज़ जो है उससे एबनॉर्मल बिहेवियर को समझने की कोशिश की है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फिजियोलॉजिकल विथड्रॉल रिएक्शन इज लेस डेंजरस फॉर एल्कोहल। ऐसा तो नहीं है ना, जो भी हमारा फिजियोलॉजिकल, जो हाथ हमारे कांपने लगते हैं लोगों के जब विथड्रॉल रिएक्शन होता है अल्कोहल का, वो डेंजरस होता है, वो ऐसा नहीं है कि वो कम डेंजरस है। सो दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। देन एल्कोहल कैन हेल्प अ पर्सन स्लीप साउंडली, नहीं। हाँ, इट इज़ अ सेडेटिव, एक सेडेटिव के जैसे काम करता है, पर जो लोग बहुत एडिक्टेड हो जाते हैं उनके साथ क्या हो जाने लगता है, फ्रेगमेंटेड स्लीप आने लगती है उनको। ऐसा नहीं है
कि उनको बहुत रेगुलर बहुत अच्छी स्लीप होगी उनकी, ठीक है, तो ये भी गलत है। एल्कोहल कैन नॉट प्रोड्यूस अ ट्रू एडिक्शन, ऐसा तो नहीं है ना, एडिक्शन तो हो ही जाता है एल्कोहल से। देन ऑप्शन फोर्थ क्या है, एल्कोहल इज बोथ अ नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट एंड अ डिप्रेसेंट, ये बात तो एकदम ठीक है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके एज अ स्टिमुलेंट एक्ट करता है, लंबे टाइम तक लेने लगो तो एज अ डिप्रेसेंट एक्ट करने लगता है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिकल व्यू पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म डज नॉट एक्सप्रेस इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी में कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें देखने नहीं मिलता है, ये पूछ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट हमें देखने मिलता है क्या? हाँ। डिस्प्लेसमेंट कैसे देखने मिलता है कि जब हम अपने इम्पल्सेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं, बार बार वो चीज़ रिपीट करके, या तो फिर बार बार किसी चीज़ को चेक करके, ठीक है, या हमारी जो भी फीलिंग्स इमोशंस है वो किसी और के ऊपर डाल के, तो ये चीज़ होती है। अनडूइंग भी होती है, रिएक्शन फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। करेक्ट कौन सा नहीं है? इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन ओसीडी में सच हमें देखने नहीं मिलता है, हमको एंजाइटी फोबिया इन सब चीज़ों में ये देखने मिल सकता है, बट नॉट इन ओसीडी। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स स्पेसिफाई द नेचर ऑफ कंप्लीट मेंटल हेल्थ मॉडल, जो मेंटल हेल्थ मॉडल होता है हमारा पूरा, क्या वो डायमेंशनल होता है? हाँ, क्योंकि हमारे मेंटल हेल्थ के क्या अलग अलग डायमेंशंस होते हैं ना, हमको स्पिरिचुअली भी साउंड होना चाहिए, हमको फिजिकली भी साउंड होना चाहिए, हमको साइकोलॉजिकली भी साउंड होना चाहिए, सारे हम अलग अलग डायमेंशन है। क्या ये सिस्टमैटिक होता है? नहीं, सिस्टमैटिक नहीं होता, हम इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, पर बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो बहुत सारे डिसऑर्डर्स में देखने मिलते हैं, तो हम उसको क्लियर कट नहीं कर पाते कि एक्चुअली कौन सा डिसऑर्डर है, तो ये दिक्कत तो हो जाती है। क्या ये कैटेगोरिकल है? हाँ, अलग अलग कैटेगरीज में हमने रख दिए ना डिसऑर्डर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये तो ठीक है। परमानेंट है क्या? नहीं, ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है। तो ए एंड सी आर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर। Then question number 7, the need for increased amount of a substance to achieve the desired effect is termed as, अब क्या हो रहा है, हम कोई भी एक सब्सटेंस ले रहे हैं, ठीक है, सेडेटिव भी हो सकता है, जैसे हो सकता है अल्कोहल ही हो, या हो सकता है हेरोइन हो, मतलब कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं, ठीक है, अब क्या हो रही है, उसकी इंक्रीज नीड हो रही है, उतना जितना ले रहे थे ना, उससे क्या हो जाता है, टॉलरेंस हो जाता है, इसलिए हमको उससे ज़्यादा लेना पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, टॉलरेंस। देन द टेंडेंसी टू एट्रीब्यूट बिहेवियर टू इंटरनल कॉजेज, हम किसी भी चीज़ का रीज़न इंटरनल कॉजेज में जब डाल देते हैं, इसको कौन सा एरर कहते हैं? इसको फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कहते हैं। इजी, दिस वन इज इजी, राइट, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 इज द टर्म यूरिस्टिक्स, यूरिस्टिक रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिवनेस एंड जजिंग बाय रिजेम्बलेंस, हाँ, ठीक है, हम क्या करते हैं, होता है ना रिप्रेजेंटेटिव और अवेलेबिलिटी यूरिस्टिक दोनों होती है, कि हम रिजेम्बलेंस से या जो भी चीज़ को रिप्रेजेंट करें, जो भी प्रोटोटाइप हमको दिख रहा है उसे हम क्या करने लगते हैं, जज कर लेते हैं। सिंपल रूल्स फॉर मेकिंग कॉम्प्लेक्स डिसीजन, हाँ, एक तरीके से सिंप्लीफाइड रूल है ये। मेंटल फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन, नहीं, ये तो इसको क्या बोलते हैं, स्कीमा कहते हैं ना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्कीमा, तो ऑप्शन सी तो होगा नहीं। देन इजीली ब्रॉट इन्फॉर्मेशन एंड सब्सिक्वेंट जजमेंट, ये अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक का डेफिनेशन दे दिया हमको, तो यहाँ पे ए बी एंड डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ए बी एंड डी किस में? ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन 1 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ बायस इन सोशल कॉग्निशन, सोशल कॉग्निशन में पोटेंशियल सोर्स नहीं है बायस का। प्लानिंग फैलेसी से तो हो सकती है ना, जब हम टाइम का या दिन का गलत तरीके से हम प्लान कर लेते हैं, गलत तरीके से हम उसके बारे में सोचते हैं कि ऐसी चीज़ होगी, ठीक है, दैट इज़ प्लानिंग फैलेसी, तो ये तो है एक बायस, ये तो सही हो जाएगा। ऑटोमेटिक विजिलेंस, ऑटोमेटिक विजिलेंस भी होता है कि हमारा दिमाग ज़्यादातर ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीज़ों पे चला जाता है, इवन व्हेन पॉजिटिव आर प्रेजेंट, तो ये भी है। फॉल्स कॉन्सेंसस, फॉल्स कॉन्सेंसस भी है, जब हम क्या करते हैं, हमको लगता है बाकी सब लोग भी हमारे जैसे ही जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं, जो चीज़ हम देख रहे हैं, अगर हम कोई एक फेमस सा टीवी शो देख रहे हैं, हमको लगता है कि सब वही देख रहे हैं और सबने देखा ही होगा, दैट इज़ फॉल्स कॉन्सेंसस, तो ये भी एक तरीके का सोशल कॉग्निशन में बायस बायस है। देन देयर इज काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग,
काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग इज अ बायस, बट सोशल कॉग्निशन में इतना बहुत बड़ा बायस, बहुत बड़ा मतलब पोटेंशियल सोर्स नहीं है. So option 4 should be the correct answer, but according to आंसर की जो है उसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही दिया हुआ है. ओके. Then next question is, which of the following pairs of values are relevant to consider the nature of social psychology as scientific? क्या होता है साइंटिफिक के लिए? एक्यूरेसी होनी चाहिए, यस. ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यस. इंट्यूशन पे बिलीव होता है क्या साइंटिफिक के लिए? नहीं, दैट इज नॉन साइंटिफिक. स्केप्टिसिज्म होना चाहिए, यस. ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए, हाँ. ग्रुप और सोशल मेथड्स पे हम रिलाई करते हैं, पर ये एक टू कंसिडर इट अ नेचर वो ज़रूरी नहीं है. ठीक है. इट कैन बी वन ऑफ द मेथड्स, बट ये वो नहीं है कि उसकी वजह से हम इसको साइंटिफिक कंसिडर करेंगे. तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी वुड बी द करेक्ट आंसर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12. पब्लिक ओपिनियन पोल्स टू प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ इलेक्शन. इजी क्वेश्चन है ये. ठीक है. जो पब्लिक ओपिनियन पोल्स हम यूज़ करते हैं इलेक्शन के आउटकम देखने के लिए, क्या रिजल्ट होगा क्या नहीं होगा, उसका किस चीज़ का एग्जाम्पल है? एप्टीट्यूड बता रहा है क्या ये हमारा? नहीं. क्या बता रहा है? हमारा एटीट्यूड बता रहा है. इट डज द मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड. एटीट्यूड मेजरमेंट के लिए हेल्पफुल होता है ये. ठीक है. देन द लिंक बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर. जो हमारा जो भी एटीट्यूड है और जो हम बिहेवियर कर रहे हैं वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है? हमारे कॉन्फिडेंस से? नहीं. कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से? नो. सोशल कॉन्टेक्स्ट वुड बी द राइट आंसर. कि क्या हमारा कॉन्टेक्स्ट है सोशली, उस बेसिस पे हम अपना एटीट्यूड जो है वो चेंज कर लेते हैं और हमारा बिहेवियर भी उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाता है. ठीक. देन क्वेश्चन नंबर 14 है, मैच द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ एटीट्यूड मेजरमेंट विद द ऑथर्स हु कंस्ट्रक्टेड देम. तो सबसे पहले हमें ऑस्गुड दिख गया. ऑस्गुड ने कौन सा स्केल बनाया है? सीमेंटिक डिफरेंशियल टेक्निक बनाई है. तो 5 का बी हो गया. 5 का बी तो एक में ही दिख रहा है. फिर भी हम बाकी देख लेते हैं. इक्वल अपीयरिंग इंटरवल का स्केल जो है वो किसने दिया है? वो थर्स्टन ने दिया है. ठीक है. एंड देन जो समेटेड रेटिंग का है वो किसने दिया है? समेटेड रेटिंग इज ऑल्सो इजी वन, लिकर्ट ने दिया है. देन क्यूमुलेटिव स्केल किसने दिया है? गटमैन ने. एंड देन सोशल डिस्टेंस स्केल तो बुगार्डिस ने दिया है. आजकल यूज़ नहीं होता है, बट अर्लियर इट वाज यूज्ड अ लॉट. तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. अगर हमको सिर्फ एक आंसर ऑप्शन भी पता है, आंसर पता है, उसके बेसिस पे भी हम ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो बना सकते हैं. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस. क्या बोलती है फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस? कि ह्यूमन बीइंग्स कैन शो स्मॉल नंबर ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन. नहीं, हमारे रेंज तो बहुत बड़े हैं. फेशियल एक्सप्रेशंस कैन ट्रिगर इमोशंस. हाँ, दिस इज द ओनली फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस कि अगर हम हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे बहुत ज़्यादा स्माइल अगर हम कर रहे हैं तो हमको हैप्पीनेस फील होने लगेगी. ठीक है. एंड वाइस वर्सा. मतलब बाकी चीज़ें भी ऐसी हो सकती हैं कि अगर हम बहुत सैड से होके बैठे हैं तो हमको सच में सैडनेस वाले इमोशंस आने लगते हैं. देन अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मिंग इन अ करेक्ट सीक्वेंस एज सजेस्टेड बाय टकमैन. ये क्वेश्चन ना बहुत सारे पेपर्स में आया है, मतलब इतने बार आ चुका है कि अभी तक तो रट जाना चाहिए अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करें अच्छे से. इसका सीक्वेंस होता है FSNPA. सबसे पहले आता है क्या? फॉर्मिंग. देन देर इज स्टॉर्मिंग. देन देर इज नॉर्मिंग. फिर आता है परफॉर्मिंग. एंड द लास्ट वन इज एडजॉर्निंग. तो कैसे ऑप्शन हो गया? ADCENB. ADCENB. ये कौन सा नंबर है? ऑप्शन नंबर 1. तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट एसेंशियली फाउंड इन ग्रुप्स हाई इन एंटिटिविटी. इसका मतलब एक तरीके से कोहेरेंट यूनिट के जैसे, हम एक यूनियन के जैसे उसको परसीव करें, नॉट जस्ट लाइक अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. तो मेंबर्स इंटरेक्ट विथ वन अनदर ऑफन. हाँ, इसमें करते हैं. ग्रुप इज इम्पॉर्टेंट इन सम वे टू इट्स मेंबर्स. हाँ, उनके लिए तो उनका ग्रुप इंपॉर्टेंट रहेगा ही. द साइज ऑफ द ग्रुप इज लार्ज. नहीं, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है. ठीक है. And the fourth one is members perceive themselves as similar to one another. This is also correct. Easy question again. Then question number 18. Which one of the first investigators to suggest that learning principles could be applied to attitude? किसने बताया? कौन थे पहले इन्वेस्टिगेटर? यहाँ पे डूब जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा.
डूब ने क्या बताया है कि हमारी जो लर्निंग मेथड्स हैं, तो जैसे इमिटेशन हो गया या जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन जो है, उससे कैसा हमारा ऐसे हमारा एटीट्यूड जो है वो फ्रेम होता है, ये इन्होंने बताया था। सो दिस वन वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, then question number 19 is which of the following are types of alternative strategies for resolving cognitive dissonance? cognitive dissonance जो होता है वो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ट्रिविलाइजेशन है पहला ऑप्शन, तो दैट इज करेक्ट। ट्रिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, लेस इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसको उतना इंपॉर्टेंट कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं जितना हमको करना चाहिए। उससे क्या हो जाता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस जो होता है वो रिजॉल्व हो जाता है। इनडायरेक्ट टेक्टिक्स जो है दैट विल ऑल्सो बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, सेल्फ जस्टिफिकेशन देने लगते हैं हम अपनी चीज़ों को लेके। रिएक्शन फॉर्मेशन इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, ये तो एक डिफेंस मैकेनिज्म है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेल्फ अफर्मेशन ऑल्सो प्रमोट्स resolving cognitive dissonance, so this is also correct. So option number A, B and D are correct answer. Okay, option number 4 is the right answer. क्वेश्चन नंबर 20 है बाय स्टैंडर्स एपैथी मे बी द रिजल्ट ऑफ। बाय स्टैंडर्ड एपैथी जो होती है कि मतलब कभी कुछ इंसिडेंट हो जाता है पब्लिक प्लेसेस में, तो लोग ध्यान क्यों नहीं देते हैं, है ना। तो यहाँ पे रीज़न क्या होता है, एक बहुत बड़ा रीज़न है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जब भी बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट पढ़ते हो तो प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये टर्म्स जो है वो आते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्योंकि क्या हो जाता है, जब बहुत सारे लोग प्रेजेंट होते हैं तो उनको पर्सनल, हम किसी भी चीज़ को एज अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, पर जब हम अकेले रहते हैं तो उस चीज़ को हमको करना पड़ता है। ठीक है, जिसकी वजह से बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट जो है वो तभी दिखता है जब हम यूजुअली पब्लिक प्लेस में रहते हैं या वहाँ रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग प्रेजेंट होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज हेल्प टू प्रेडिक्ट लीडरशिप बट डू नॉट फुली एक्सप्लेन। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी थ्योरी, लीडरशिप की बहुत सारी थ्योरीज है, सारी दे रखी है, सिचुएशनल भी है, बिहेवियरल भी है, ट्रेट थ्योरी भी है, कंटिजेंसी थ्योरी भी है। यहाँ कह रहे हैं कि लीडरशिप को तो प्रेडिक्ट करेगा पर पूरा एक्सप्लेन नहीं करेगा, तो ट्रेट थ्योरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों ट्रेट थ्योरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमको ना एक लीडर का ट्रेट बताता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो अच्छे लीडर्स बन सकते हैं और कौन ऐसे लोग हैं जो अच्छे लीडर्स नहीं बन सकते हैं, पर हमें उसके अलावा ये कुछ नहीं बताता है। जबकि जो बाकी थ्योरीज जैसे कंटिजेंसी थ्योरी, तो वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट, टास्क ओरिएंटेशन, ये सब भी बताता है। सिचुएशनल थ्योरी हमको सिचुएशन के बेसिस पे एनालाइज करके देता है। बिहेवियरल थ्योरी कैसे एक्ट ऑन करना है वो चीज़ बताता है। तो यहाँ पे द मोस्ट एप्ट आंसर वुड बी ट्रेट थ्योरीज। यहाँ फिर अगेन लीडरशिप का ही क्वेश्चन है, विच थ्योरी ऑफ लीडरशिप प्रपोजेस अ स्केल ऑफ लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर। एलपीसी की बात कर रहा है, लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर किस में बताते हैं ये हमको, ये बताया है हमको कंटेंजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप में। ठीक है, कि हाई मतलब कौन जिसका मतलब हाई एलपीसी किसका होता है और लो एलपीसी किसका होता है। दिस इज गिवन इन कंटेंजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप। देन पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप वॉज डेवलप्ड बाय, अगेन इजी क्वेश्चन, किसने बनाई है ये थ्योरी, रॉबर्ट हाउस ने। ठीक है, दिस थ्योरी वॉज मेड बाय और डेवलप्ड बाय रॉबर्ट हाउस। देन बेसिक फीचर ऑफ ग्रुप्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्रुप्स का बेसिक फीचर क्या होता है, स्टेटस होता है, कुछ नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं, हाँ कुछ रूल्स होते हैं जो सबको अलग अलग दिए होते हैं, है ना, देयर इज अ मदर ऑफ ग्रुप, देयर इज अ फादर ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो वो होते हैं स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशंस जो है वो यहाँ पे करेक्ट गलत हो जाएगा। स्टेटस होता है, नॉर्म्स होते हैं, स्टैंडर्ड एज सच नहीं होता है। मतलब इट कैन बी अ मतलब एक इट कैन बी अ फीचर, बट ऐसा बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि प्रोमिनेंट होगा या होना ही चाहिए। बेसिक फीचर पूछा है क्योंकि हमसे, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। एंड कोहेसिवनेस, यस, ग्रुप को तो कोहेसिव होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी एंड डी वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्टिंक्ट कॉम्पोनेंट ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी के बहुत सारे अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होते हैं, उसमें कौन सा नहीं है डिस्टिंक्ट कॉम्पोनेंट, ये पूछ रहे हैं। इमोशनल एम्पैथी, ये तो है ना, हम कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, कौन से इमोशंस जो है वो प्रोमिनेंट हैं एम्पैथी में, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एम्पैथेटिक एक्यूरेसी, हाँ, हम कभी भी किसी चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एम्पैथेटिक कंसर्न, येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शो केयर, कंपैशन, किस तरीके से हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। एम्पैथेटिक जजमेंट,
यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि एक ऐसे डिस्टिंक्ट कंपोनेंट पूछ रहे हैं, एंड जो सारे डिस्टिंक्ट कंपोनेंट है, इट इज़ नॉट वन ऑफ द मेजर पार्ट। ओके।